हेलो नमस्कार साथियों। तो मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस वॉरियर पर। तो देखो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था वो क्या था, डाइजेस्टिव सिस्टम था, यानी पाचन तंत्र था। और उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बातें समझ रहे हो ना। तो जितने टॉपिक हमने पाचन तंत्र में पढ़ लिए थे, जितने अंगों को हमने पढ़ लिया था, उन अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आज समझ लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और आज ये जो हमारा टॉपिक है, ये पूरा पाचन तंत्र हम इसे क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। और अगले यानी कि अगले दिन नया टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कौन सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलो दूसरी बात देखो, ये क्या है कि ये हमारी जो क्लास है ये रिकॉर्डेड है, समझ रहे हो बात को। तो कोई भी कमेंट मत करना, कोई भी कमेंट नहीं करना। और हमने इसलिए ये रिकॉर्ड कर दी कि भाई आप लोगों का सिलेबस ना छूटे। दूसरी बात ये है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो, इसी वजह से मतलब रिकॉर्डेड करनी पड़ी है क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान से पढ़ें और कमेंट वगैरह कोई नहीं करेगा। चलो ठीक है, समझो ध्यान से, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। और ये हमने हालांकि कुछ भाग तक इसे पढ़ भी लिया था, इसे क्या कर लिया था, कवर भी कर लिया था। ये क्या है, हमारा पाचन तंत्र है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने आपको बताया था पाचन तंत्र किसे कहते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ को खाते हैं, जब किसी खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो वह हमारे अंगों द्वारा टाइम से और नियम से मतलब गुजरता है और हमारे क्रियाकलापों को पूर्ण रूप से करता है और मतलब अवशिष्ट पदार्थ होकर निकल जाता है। इसी पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये बातें हमने समझ ली थी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझो ध्यान से। तो ये हमने पाचन की डेफिनेशन सब कुछ बता दिया था इसके बारे में। और ये हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, जो भी पाचन तंत्र में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये सभी जो पार्ट हैं इनके बारे में हमने कल डिटेल से बताया था। यदि आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप कल वाली वीडियो देख लो, क्योंकि उसी वीडियो में इसका क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा। अब वही चीज हम यहां पे भी दोबारा बताने लगे तो कोई मतलब नहीं बनता है, समझ रहे हो बात को। चलो, तो ये हमारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, ये हमारे अंग हैं जो पाचन की क्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। इनके बारे में हमने आपको कल बताया था। चलो, इसके बाद हमने आपको ये बताया था, ये मुख गुहा है, ये वाला मुख गुहा, यानी जहां से हम खाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है, तो मुख से होता है। कहां से, मुख से होता है। बात समझ में आ गई है। और इसके बारे में हमने आपको बहुत सारा बताया था। ठीक है, चलो, ये दांतों के बारे में हमने बहुत कल डिस्क्राइब किया, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया। ये कौन से मतलब बच्चों का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है, और जो मनुष्य का दंत सूत्र होता है उसके बारे में हमने सारी बातें बताई थी। ठीक है, और कौन से दांत कितने प्रकार के होते हैं, जो बच्चों के 2 बार दांत आते हैं तो वो क्यों आते हैं, जो दूध के दांत गिरते हैं तो वो क्यों गिरते हैं, ये सारी बातें हमने कल बताई हैं और इन पर हम लोग क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। चलो, इसके बाद ये देखो, हमारा एक दांत है, मेन रूट है। क्या है, मेन रूट है। और ये दांत का पूरा क्या है, भाग है। तो दांत के कितने भाग होते हैं, जैसे इनेमल और डेंटिन और ये सब पल्प वगैरह और ये सीमेंटम वगैरह, इनका क्या कार्य होता है, इनेमल का क्या कार्य है, इसे क्या कहा जाता है, सारी बातें हमने बताई थी। जो हमारे दांतों में कीड़ा लगता है उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और जो हम दांतों का इलाज कराते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। और दांतों की जितनी बीमारियां होती हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, चलो, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, जीभ के बारे में हमने कल बताया था। ये हमारी क्या है, जीभ। और जीभ हमारी जो मतलब स्वाद लेती है, तो कौन सा भाग किस चीज का स्वाद लेती है, मतलब कौन सा भाग खट्टा स्वाद लेती है, कौन सा कड़वा स्वाद लेती है, कौन सा मीठा स्वाद लेती है। तो ये सभी क्या बने हुए हैं, भाग बने हुए हैं। और यहाँ पे लिखा भी है हालांकि, तो आप लोग समझ सकते हो कि किस भाग से किस चीज का स्वाद लिया जाता है, जीभ द्वारा। समझ गए वो बात को। चलो, इसके बाद आगे समझें। ये हमारी क्या है, लार ग्रंथियां हैं। ये हमारी क्या है, लार ग्रंथियां हैं। तो इसी के बारे में हम लोग समझ रहे थे, इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। देखो, हम आपको बता दें, ध्यान देंगे सभी लोग, जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वो बहुत सारी होती हैं। जिनमें से हमारी जो मेन है, जो मुख्य हैं, वो कितनी हैं, 3 होती हैं। जो हमारी मुख्य हैं वो कितनी होती हैं, लार ग्रंथियां भाई, वो होती हैं हमारी 3। ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। चलो, देखो, जो हमारी होती हैं वो कितनी होती हैं भाई, 3 होती हैं। एक तो होती है पैरोटिड ग्लैंड्स, कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड। एक होती है सबमिंगुअल ग्लैंड्स और एक होती है
सब मिंगुअल, अच्छा ये सब मिंगुअल ग्लैंड्स हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, सब मैंडिबल ग्लैंड्स हो जाएगी। कौन सी, सब मैंडिबल ग्लैंड्स हो जाएगी। इस प्रकार से हमारी क्या है भाई, ग्रंथियां हैं, और जो टोटल कितनी होती हैं, 3 होती हैं। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जैसे ये है भाई सब मिंगुअल ग्लैंड्स, तो ये कहाँ पे होती है, तो ये हमारे जबड़े के अंदर होती है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये और भी नीचे होती है, मतलब यहाँ पे, ये बगलों में यहाँ पे होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये जो पैरेटेड ग्लैंड्स है, पैरेटेड ग्लैंड्स यानी पैरेटेड ग्रंथि है, ये कहाँ पे होती है, तो ये हमारे कान के पास स्थित होती है। कहाँ पे, कान के थोड़ा सा करीब स्थित होती है, यहाँ पर। और इन्हीं ग्रंथियों द्वारा, जैसे आपने देखा होगा कि खाना वगैरह हम खाते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है, तो इन्हीं के द्वारा क्या आता है, पानी वगैरह आता है। आपने देखा होगा जब आप कोई खट्टी चीज को देख लो तो मुंह में ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, तो वो इन्हीं के कारण आ जाता है। समझ गए वो बात को। चलो इसके बाद आगे देखते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये हमारी ग्रास नली आ गई है। चलो अब देखते हैं हम लोग ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो लार होती है हमारी, देखो ध्यान से, जो हमारी क्या होती है, लार होती है, इसमें क्या होता है, 99% क्या होता है भाई, 99% जल होता है। बात समझ में आ गई है। और इसके बाद 1% क्या होते हैं, इसमें एंजाइम होते हैं। तो आप कहोगे भाई एंजाइम तो होते हैं इसमें 1%, लेकिन वो जो एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान देंगे जरा कौन कौन से एंजाइम होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था टाइलिन होता है, और क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है, ट्रिप्सिन होता है, नहीं ट्रिप्सिन नहीं होता, म्यूसिन होता है। कौन सा, म्यूसिन होता है, समझो ध्यान से, म्यूसिन होता है। बात समझ में आ गई है। और कौन सा होता है, माल्टेज होता है, माल्टेज होता है। कौन सा होता है, माल्टेज होता है। तो ये हमारे क्या है भाई, एंजाइम है, ये हमारे क्या है, एंजाइम है। और आपसे पूछा जाए और कौन से एंजाइम होते हैं, तो एक और होता है लाइसोसोम। ये हमारे क्या है भाई, एंजाइम है। ये क्या है, एंजाइम है, जो किस में पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। ये क्या काम करता है, ये भोजन को कैसा बनाता है, ये भोजन को बनाता है लचीला। भोजन को कैसा बनाता है, लचीला बनाता है। और भोजन को पानी युक्त यानी कि जल युक्त बनाता है, मतलब जल में मिला देता है। किसको, भोजन को। बातें समझ में आ रही होंगी। और दूसरी बात, जो भोजन में हमारे, अब देखो ये तो हमने समझ लिया कि ये जो लार होती है ये क्या करता है, भोजन को जलयुक्त बनाता है, लचीला बनाता है, और मतलब पेस्ट टाइप का बना देता है, ठीक है। अब ये जो एंजाइम है इनका मुख्य कार्य क्या है, जैसे हमने आपको बताया जो माल्टेज होता है ये क्या होता है, भोजन का जो मतलब भोजन में मीठे पदार्थ मिला देता है। आपने देखा होगा, आप जब कभी केवल रोटी खाओ, जब कभी आप लोग रोटी खाओ और उसे चबाते जाओ तो वो भी कैसी लगने लगती है, हमें मीठी लगने लगती है। कैसी, मीठी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या मिल जाता है, माल्टेज मिल जाता है, माल्टेज। और ये कैसा होता है, मीठा होता है। ये कैसा, मीठा एंजाइम है। ये कैसा एंजाइम है, मीठा एंजाइम है। तो ये क्या करता है, भोजन में मिल जाता है और भोजन को कैसा बना देता है, मीठा बना देता है। इसके बाद ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये क्या करता है, ये भोजन से हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है। भोजन में या पदार्थ में हम लिखते हैं भोजन के अंदर उपस्थित हानिकारक भोजन के अंदर उपस्थित हानिकारक जीवाणु और विषाणु को नष्ट करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने कभी, आप लोग देखते होंगे, हम कभी कभी खराब खाना भी खा लेते हैं और मुझे पता नहीं चलता है या आपको पता नहीं चलता है। जैसे आप सेब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो सेब खाने में जो मतलब सेब का खराब भाग हो जाता है वो भी कभी आप खा जाते हैं और आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब आपने वो खराब भाग खा लिया तो उसके कारण आपके अंदर क्या पहुंच जाएंगे,
आपके मुंह के अंदर क्या पहुंच जाएंगे, हानिकारक जीवाणु और विषाणु पहुंच जाएंगे। तो उनको मारने में कौन मदद करता है, लाइसोसोम एंजाइम, या इसी को कहते हैं लाइसोजाइम एंजाइम। बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये लिखा है म्यूसिन, ये क्या लिखा है, म्यूसिन, तो ये क्या होता है, जो आपने देखा होगा लार में चिपचिपापन होता है, क्या होता है, लार में चिपचिपापन होता है, वही किसके कारण होता है, म्यूसिन के कारण होता है। यह लार को गाढ़ा बनाए रखता है, कैसा, गाढ़ा बनाए रखता है, और इसी में क्या होता है, चिपचिपापन होता है। इसी में क्या होता है भाई, लार, इसी के कारण क्या होता है, लार में चिपचिपापन होता है। बात समझ में आ गई है। और ये क्या करता है, ये जो मतलब पूरे जो हमारा जो लार, ये जितनी भी लार ग्रंथियां हैं, ये जितने भी हमारे एंजाइम हैं, इनको रिलीज कराने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और जो हमारे रोग होते हैं, उन रोगों से लड़ने में भी क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। कौन, टाइलिन, ठीक है, टाइलिन। और यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम। तो हमारा जो सबसे ज्यादा एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। इतनी बात आप लोग किससे समझ गए होंगे, लार से समझ गए होंगे। और लार से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, चलो यदि दूसरा क्वेश्चन बन जाए कि लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो एक तो होता है खाना खाने से पहले, और एक होता है खाने के बाद। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार का पीएच मान खाना खाने से पहले कितना होता है और खाना खाने के बाद कितना होता है। समझो ध्यान से। तो खाना खाने के पहले होता है 7.4। लार का पीएच मान खाना खाने के पहले कितना होता है, अभी हमने खाना नहीं खाया है, तो अभी हमारा लार का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। और जब खाना खा लेंगे तो वो खाना के साथ सारी लार कहाँ मिलके चली जाएगी, तब उसका पीएच मान कितना होगा, इसका पीएच मान हो जाएगा हमारा 6.8। कितना हो जाएगा, 6.8 हो जाएगा। ये हमारे क्या है, पीएच मान है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये हमारे भाई देखो किसके, लार के हैं। ये लार के बेनिफिट हैं। लार के क्या पाए जाते हैं, लार में ये इतने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये हमारे शरीर में किस प्रकार से हमारे भोजन को मतलब क्या करते हैं, पचाने में सहायता करते हैं। ये भोजन को क्या बना देते हैं, बिल्कुल एक हिसाब से कहें तो बिल्कुल लचीला बना देते हैं। भोजन को क्या बना देते हैं, लचीला। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने देखा होगा ये हमारी क्या है, ग्रास नली है। इसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ये क्या है, हमारी ग्रास नली है। ठीक है, तो अब ग्रास नली देखो, एक तो ये होती है, समझो ध्यान से, ये हमारी क्या है, ग्रास, एक है श्वास नली और एक है क्या, ग्रास नली। तो ग्रास नली किससे क्या जाता है भाई, भोजन जाता है, भोजन पेट में जाता है। ग्रास नली से क्या जाता है, भोजन पेट में जाता है। और ये हमारी क्या है, श्वास नली। श्वास नली से क्या जाती है, वायु अंदर जाती, क्या, वायु अंदर बाहर होती है। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब यहीं पे क्या लगा होता है, एक एपिग्लॉटिस लगा होता है। क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस लगा होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, एपिग्लॉटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस। अब आप कहोगे ये एपिग्लॉटिस क्या होता है, तो ये एक मतलब ढक्कन टाइप का होता है। क्या होता है, ढक्कन टाइप का होता है। और जैसे ही आपने खाना खाया, तो ये ढक्कन क्या करता है, ये श्वास नली को क्या करते देता है, बंद कर देता है, और ग्रास नली को खोल देता है। तो यहाँ पे आपका खाना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और सीधा पेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, और जैसे आपने सांस ली, तो ये क्या करेगा, इस वाले छेद को बंद कर देगा, इस वाली नली को बंद कर देगा। और जब ये वाली नली बंद हो जाएगी तो आपका सांस का कार्य किससे होगा, श्वास नली से होता रहेगा। ठीक है, ये इसके क्या होते हैं, कार्य होते हैं, किसके, एपिग्लॉटिस के। ये हमेशा सही दिशा में कार्य करता है, सही समय पे क्या करता है, कार्य अपना करता रहता है। अब यदि आपसे पूछा जाए यहां से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ग्रास नली से, ग्रास नली से जब भोजन गुजरता है, जब ग्रास नली से भोजन गुजरता है तो उसकी गति क्या होती है, उसकी गति होती है क्रमाकुंचन गति होती है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्रमाकुंचन गति क्या होती है, तो ये होती है भोजन को
मथना। अब कहोगे आप ये मथना क्या होता है? तो भोजन जब यहाँ से गुजरता है, जैसे हमने खाया और हम अंदर ले गए, तो जब हम अंदर ले जाते हैं तो वो जो भोजन है वो इस नली से घूमते हुए जाता है। क्या करते हुए जाता है? घूमते हुए जाता है, पिसते हुए जाता है। तो भोजन क्या हो जाता है? और भी ज़्यादा हमारा पिस जाता है, और उसे पचाने में जो हमारे अंदर पेट के अंदर ऑर्गन हैं, अंग हैं, वो और मतलब पचाने में क्या हो जाते हैं? सहायक हो जाते हैं और उन्हें सहायता मिल जाती है। बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें कौन सी गति होती है भोजन की? ये भोजन ऐसे ऐसे घूमता हुआ जाएगा, भोजन घूमता हुआ जाएगा, और उसी गति को क्या कहते हैं? कृमाकुंचन गति कहते हैं। तो क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि कृमाकुंचन गति किसमें होती है, तो हम आसानी से बता देंगे कि ग्रास नली में होती है। किसमें होती है? ग्रास नली में होती है। किसकी? कृमाकुंचन गति होती है। ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया भाई ग्रास नली के बारे में, और इससे ज़्यादा ग्रास नली से क्वेश्चन नहीं बनता है। बस ग्रास नली से जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, और या फिर बन जाएगा आपका किसका? एपिग्लॉटिस का, ठीक है। चलो, तो इसके आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, इसके आप लोग क्या बनाते जाएंगे? नोट्स बनाते जाएंगे। अब जो हमारा मेन भाग है वो क्या है? हमारा आमाशय है। आमाशय यानी कि क्या होता है? ये स्टमक होता है। इसी को क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। इसी पापी पेट के लिए, इसी पापी पेट के लिए तो हम जी रहे हैं और आप जी रहे हैं, और इसी पापी पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कर रहे हैं इसी पापी पेट के लिए, और इसी को आज हमें पढ़ना है। समझ रहे हो बात को? चलो, तो अब देखो जरा, ये जो पेट है, समझो ध्यान से, ये जो पेट है इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार कुछ इस टाइप से होता है। सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझो ध्यान से, बिल्कुल ये इस टाइप का होता है हमारा पेट। क्या होता है? इस टाइप का होता है हमारा पेट, और ये यकृत के साथ लगा होता है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या? यकृत वाला भाग आ जाता है, और यहाँ पे इसका यहीं से जुड़ा होता है कौन सा? अग्नाशय वाला भाग। अग्नाशय वाला भाग ये हमारा इस टाइप से होता है। ये हमारा यकृत हो जाएगा, और ये अग्नाशय हो जाएगा यानी पैनक्रियाज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? पेट हो जाएगा हमारा। तो आप लोगों ने इतनी बातें समझ ली होंगी, समझ गए हो? चलो, अब ध्यान देते हैं जरा, देखो ध्यान देते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। देखो, ये हमने अग्नाशय गायब कर दिया और ये यकृत गायब कर दिया। चलो, अब इसके बाद हमें इसके बारे में क्या समझना है? इसके होते हैं भाग। इसके क्या होते हैं? भाग होते हैं। अब आप कहोगे कौन कौन से? तो इसके भाग होते हैं कितने? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है फंडिक, ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है यही हमारा क्या है? फंडिक। फंडिक, ये हमारा क्या है? फंडिक है। बात समझ में आ गई है? ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? फंडिक हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हो जाएगा फंडिक, और ऊपर वाला जो भाग होता है वो क्या होता है? कार्डियक होता है। ये जो भाग है इसे क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? पाइलोरिक। क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। चलो, पाइलोरिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 3 भाग होते हैं, और इन्हीं तीनों भागों के बारे में पढ़ना है, और बस इन्हीं तीनों भागों को पढ़ लेंगे तो हम ये पूरा क्या पढ़ लेंगे? पूरा हमारा पेट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलो, अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेट का ऊपरी भाग है, जो पेट का ऊपरी भाग है, अब ये इसके ऊपर क्या है? ये है ग्रास नली। ग्रास नली है, ये क्या है? ग्रास नली। बात समझ रहे हो ना? तो पेट का जो ऊपरी भाग है ये किससे जुड़ा होता है? और ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो इसका जो जॉइंट है इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं कार्डियक। क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। चलो, और इसका जो लास्ट वाला भाग है ये किससे जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत से जुड़ा होता है। तो इस भाग को क्या कहते हैं भाई? इस भाग को कहते हैं हम क्या? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। तो इन दोनों भागों को तो हमने समझ लिया। अब मेन जो हमारा भाग है वो क्या है? फंडिक। इसे समझना है। ये जो हमारा फंडिक है इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलो, तो अब ये जो हमारा फंडिक है इसमें पाए जाते हैं क्या? सेल। सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? ये देखो, ये हमारा किसका साइन है? ये हमारा पेट का साइन है। यानी देखो, हमने आपको बताया था ये हमारा कौन सा जो फूला हुआ भाग है, ये जो हमारा फूला हुआ भाग है ये क्या है भाई? हमारा फंडिक है, ठीक है। और ये जो ऊपरी भाग है, ये जो जॉइंट है, ये क्या है? हमारा कार्डियक है, ठीक है। और ये जो भाग है ये हमारा क्या हो जाएगा? पाइलोरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाइलोरिक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या पाई जाती हैं? सेल पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? सेल पाई जाती हैं। अब आप कहोगे सेल क्या होती हैं? तो सेल होती हैं कोशिकाएं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं। और ये हमारे
पेट में, ये हमारे पेट में कुछ इस प्रकार से मदद करती हैं, जैसे पेट में हमारी भूख लग रही है या पेट हमने कुछ ऐसा कुछ खा लिया कि जिससे मतलब हमने कोई गलत वलत खाना खा लिया, तो वो वहाँ पे लार तो मतलब क्या करेगा, उससे जीवाणु और विषाणु मार ही देगा, लेकिन पेट में भी एक रस निकलता है जिसको कहते हैं जठर रस, जिसे क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। तो इस जठर रस के कारण क्या होता है, ये जठर रस जब रिलीज होता है, जब जठर रस स्त्रावित होता है, जब जठर रस निकलता है तो इसे ये होता है क्या, HCl होता है, और जब ये निकलता है तो इससे जो जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, और ये जीवाणुओं को मारने में काम करता है। ठीक है, अब ये HCl ये बनता कैसे है, ये HCl बनता कैसे है, तो ये नमक हम नमक खाते हैं ना, नमक खाते हैं, और नमक और किससे, जल से बनता है, किससे, जल से बनता है। अब आप कहोगे कि कैसे बनता है भाई, देखो जरा, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, क्या होता है, NaCl प्लस, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, क्या होता है, H2O होता है। तो यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो ध्यान देंगे जरा, देखो ये है Na और ये है क्या, यहाँ पे जब H2O को हम तोड़ते हैं तो OH नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव में टूटता है, इसमें टूटता है। ठीक है, तो ये Na हो जाएगा और OH इधर से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NaOH प्लस। अब यहाँ पे ये गायब हो गया, अभी क्या बचा, H पॉजिटिव बचा और इधर क्या बचा, Cl नेगेटिव बचा, तो ये क्या हो जाएगा, HCl। देखो मिल गया हमें HCl, और इसी को कहते हैं क्या, जठर रस, इसी को क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और आपने देखा होगा जब कभी हमें मतलब ज़्यादा भूख लगती है, जब हमें कभी ज़्यादा भूख लगती है तो हमारे पेट में क्या मचने लगती है, जलन सी मचने लगती है, हमारे पेट में जलन सी मचने लगती है, तो वो यही अम्ल क्या होता है, रिलीज़ होने लगता है। और जब यही अम्ल रिलीज़ होने लगता है तो हमारे पेट में क्या मचने लगती है, जलन मचने लगती है, जिससे हमें लगता है कि ओहो हमें क्या खाना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। समझ में आ गई होगी आपको बात, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो हमने आपको क्या बताया था कि इसमें क्या पाई जाती हैं भाई, सेल पाई जाती हैं, इसमें क्या पाई जाती हैं, सेल पाई जाती हैं, और इसी में क्या पाए जाते हैं, सेलों के द्वारा यही सारा क्या होता है, काम होता है। देखो जैसे एक तो पाई जाती है भाई पेप्टिन, कौन सी पाई जाती है हमारी, एक पाई जाएगी हमारी पेप्टिन, बिल्कुल, कौन सी, पेप्टिन, पेप्टिन सेल पाई जाती है, कौन सी सेल पाई जाती है, पेप्टिन सेल पाई जाती है। और जो हमारी दूसरी सेल होगी, वो कौन सी हो जाएगी, म्यूकस सेल हो जाएगी, कौन सी, म्यूकस सेल हो जाएगी। और ये कोशिकाएं, आप कहोगे कि ये कोशिकाएं क्या करती हैं भाई, ये कोशिकाएं क्या करती हैं, तो जैसे जब कभी आपने देखा होगा हमारे पेट में कभी क्या हो रही है, खुजली हो रही है, क्या हो रही है, खुजली हो रही है, या फिर हमारा पेट कभी ज़्यादा भारी हो रहा है, या बसा वगैरह मतलब ज़्यादा वो हो रही है, तो ये सब क्या करती हैं, उसे क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं, क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। चलो तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा, यानी कि हमारा फंडिक है, यानी पूरा पेट है, स्टमक है। और आपको मतलब एक हिसाब से जीडी के लिए इतना सफिशिएंट है कि मतलब जितना हमने आपको बताया है, जितने पॉइंट बताए हैं, और यही सारे पॉइंट पूछे जाते हैं आपसे आपके एग्जाम में, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हमें डॉक्टर बनना नहीं है, हमें किसी का इलाज करना नहीं है, हमें तो क्या करनी है, देश की सेवा करनी है। समझ गए हो बात को। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो देखो जरा, तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो हमने आपको जैसे बताया था कि ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, पेट वगैरह है, और यहीं पे हमारा आमाशय है, यहीं पे सब कुछ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा यकृत है, ये क्या है, यकृत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पित्ताशय हो जाएगा, ये क्या है, पित्ताशय हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, पित्ताशय हो जाता है। और ये हमारी क्या है, नली है, ये कहाँ जुड़ जाएगी, छोटी आंत में जुड़ जाएगी। किस में जुड़ जाएगी, छोटी आंत में जुड़ जाएगी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, पैनक्रियाज है, यानी अग्नाशय है। ये क्या है हमारा, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज है। और यही तो हमारा क्या है, पेट है। देखो हमने आपको बताया था ये इस प्रकार का उसका क्या होता है, आकार होता है। तो आकार मतलब यही होता है, सारी चीज़ें यही हैं। आपने देखा होगा ये हमारा पेट है, इसके जो मतलब इधर होता है वो सारी चीज़ें ये होती हैं, यकृत वगैरह। और ये हमारा ग्रास नली से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारी क्या है, ग्रास
नली है। ये क्या है? हमारी ग्रास नली है। बात समझ में आ गई? यहाँ से खाना आएगा तो पेट में जाएगा, कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा, और इसी से ये सारी चीज़ें यकृत वगैरह जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? यकृत। तो ये क्या करता है? सारे प्रोटीन वगैरह, यकृत क्या करता है? प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन, बसा इन सबको क्या करता है? स्टोर कर लेता है। इन सबको क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। प्रोटीन को स्टोर कर लेगा, बसा को स्टोर कर लेगा, सारी चीज़ों को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। कौन? यकृत। फिर जब हमें जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमें 1-2 दिन क्या नहीं मिलता है? खाना नहीं मिलता है, तो ये क्या करता है? समय समय पर वो चीज़ें जैसे बसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और क्या? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? स्टोर कर लेता है, और ये सब स्टोर कर लेता है, और कार्बोहाइड्रेट बनाकर हमारे इस बॉडी में क्या करता रहता है? भेजता रहता है। कौन? यकृत। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब यकृत से आपको क्या समझना है? यकृत से आपको और क्या समझना है? यकृत से आपको ये समझना है कि यह हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात समझ में आ गई होगी आपको। यह हमारी शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अभी हम यकृत को एक अलग से भी पढ़ेंगे, अलग रूप से भी पढ़ेंगे। वो तो हमने आपको ये स्ट्रक्चर बता दिया कि ये भाई ऐसा ऐसा होता है। ये हमारा पेट का जॉइंट लगा हुआ है, ये यहाँ से क्या है? यकृत है। और ये क्या है भाई? पित्ताशय है। ये क्या है? पित्ताशय है। और ये यहाँ से आओगे तो ये क्या है भाई? हमारा अग्नाशय है। ये क्या है? हमारा अग्नाशय है। अब अग्नाशय से भी क्या होते हैं? हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो उन हार्मोन्सों के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ में ये भी देखेंगे कि ये हार्मोन्स क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, चलो। तो इसे आप बनाते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और पॉइंट बनाते जाएंगे। चलो ठीक है। चलो, जैसे कि हमने आपको बताया यकृत। अब देख लो जरा यकृत। इस यकृत की बात क्या आ जाएगी? छोटी हाथ आ जाएगी। अच्छा देखो, ध्यान दो जरा। ये हमारा क्या है? यकृत है। चलो हम लोग इधर पढ़ ले रहे हैं क्या? यकृत। ध्यान देंगे जरा, इधर हम क्या पढ़ ले रहे हैं? यकृत। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर, इसी को लीवर कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग बता ले जाओगे कि भाई कौन सी है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और यकृत है, और कौन सी है? लीवर है। चलो, अब जब ये बड़ी है तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसका जो मतलब वेट होता है, इसका जो भार होता है, भार वो कितना होता है? तो इसका भार होता है 1.4 से 1.6 kg होता है। क्या होता है? 1.4 से 1.6 क्या होता है? kg होता है। और इसी में क्या होता है? यकृत में ही 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पीलिया वगैरह। क्या सुना होगा? पीलिया वगैरह सुना होगा। हेपेटाइटिस वगैरह सुना होगा। हेपेटाइटिस, पीलिया वगैरह ये जो बीमारियां होती हैं वो भी किस में होती हैं? यकृत में होती हैं। किस में होती हैं? यकृत में होती हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जो जरा ध्यान देंगे, जो जैसे यकृत है, तो यकृत क्या है? एक ऐसा अंग है जिसमें यदि घाव हो जाए तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? भर जाता है। आपने देखा होगा दारू पीने वालों को, आपने देखा होगा नशा करने वालों को। किसे? नशा करने वालों को देखा होगा। वो पूरे 1 महीने पीते रहेंगे तो उनके यकृत में क्या हो जाएगा? घाव हो जाएगा। यकृत क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? 5 दिन पीना बंद कर देंगे तो यकृत फिर सही हो जाएगा। फिर वो पीना शुरू कर देंगे, और यही काम उनका क्या होता है? चलता रहता है। फिर लेकिन एक अंत में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अब ये फिर सही नहीं हो पाएगा, और जब ये सही नहीं हो पाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? उनका शरीर ही पूरा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। किनका? ये दारू पीने वालों की बात कर रहे हैं हम, नशा पीने वालों की बात कर रहे हैं। जैसे कोई बीड़ी, सिगरेट, गुटखा वगैरह ये सब खाता है, तो ये उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। चलो, इसी को क्या कहा जाता है? जिगर कहा जाता है। बिल्कुल, क्या कहा जाता है? जिगर कहा जाता है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं किस पर? अग्नाशय पर। किस पे चलते हैं? अग्नाशय पर। अग्नाशय यानी इसी को कहते हैं पैनक्रियाज। क्या कहते हैं? पैनक्रियाज कहते हैं। चलो देखो जरा, अब हम लोग चलेंगे कहाँ पे? अग्नाशय में। अच्छा, यहीं पे समझ लें। चलो यहां समझते हैं पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। देखो, अग्नाशय, ठीक है, इसी को कहते हैं पैनक्रियाज।
अब बात आती है ये कितने 4 प्रकार की क्या करता है, इसमें कितनी 4 प्रकार की सेल होती हैं, सॉरी 3 प्रकार की क्या होती हैं, सेल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है अल्फा और एक होती है बीटा और एक होती है गामा। एक होती है अल्फा और एक होती है बीटा और एक होती है गामा। अब आप कहोगे कि अल्फा बीटा गामा क्या है, आप कहोगे ये अल्फा बीटा गामा क्या है, तो इससे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। अब जो अल्फा सेल है, जो अल्फा क्या है, हमारी सेल है, अल्फा कोशिका है, ये क्या है, बीटा कोशिका, और ये क्या है, गामा सेल, गामा कोशिका है। तो इन तीनों से क्या होते हैं, सेल वो सॉरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। अब ये कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, तो देखो जरा, इससे निकलता है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स निकलता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई दूसरे इस सेल से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो इससे निकलता है इंसुलिन। कौन सा, इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स निकलता है। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। और इससे कौन सा निकलता है, तो ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा, ट्रिप्सिन हार्मोन्स निकलता है। कौन सा, ट्रिप्सिन। और ये चारों प्रकार के क्या, वो सॉरी तीनों प्रकार के क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। किससे, अग्नाशय से निकलते हैं। तो कभी कभी डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ग्लूकेगॉन हार्मोन्स किस भाग से निकलता है, तो हम बता देंगे कि अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, तो हम आसानी से बता देंगे कि भाई अग्नाशय से निकलता है। और ट्रिप्सिन हार्मोन्स किससे निकलता है, तो हम आसानी से बता देंगे कि किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये जो हार्मोन्स निकलते हैं इससे होता क्या है, तो इनसे काफ़ी सारे काम होते हैं। जैसे कि कभी किसी को भूख ना लगना तो भूख का एहसास वगैरह करा देते हैं, जो हमें थकावट होती है, तो मतलब ये सारी चीज़ें, मतलब ये हार्मोन्स निकलने लगते हैं, तो इससे थोड़ी सी मतलब ऊर्जा आ जाती है, हमें क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। और ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने में भी क्या करते हैं, सहायक करते हैं। ये भोजन को पचाने में भी सहायक करते हैं। कौन से, ये हमारे सभी प्रकार के हार्मोन्स। वैसे बेसिकली आपके क्वेश्चन यही बनेंगे कि भाई कौन सा हार्मोन्स किस पार्ट से निकलता है, तो आप लोग बता दोगे कि भाई किससे निकलता है, अग्नाशय से निकलते हैं ये सारे हार्मोन्स। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे अब हमारा क्या लिखा है, छोटी आंत लिखा है। क्या लिखा है, छोटी आंत लिखा है। तो हमें ये पढ़ना है छोटी आंत। क्या पढ़ना है, छोटी आंत। अब देखो ये है तो छोटी आंत, इसमें लिखा तो छोटी आंत है, बट ये होती क्या है, बड़ी होती है। ये क्या होती है, बड़ी होती है। अब आप कहोगे कि कितनी बड़ी होती है, तो ये होती है 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर तक की होती है, मीटर तक की होती है। बात समझ में आ गई होगी। आप कहोगे कितने फुट होती है, तो ये होती है लगभग 20 फुट। कितने, लगभग 20 फुट होती है, ठीक है। कितने, लगभग 20 फुट होती है। इसके बाद इसके कितने भाग होते हैं, तो इसके भाग होते हैं कितने भाई, 3 भाग होते हैं। कितने, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो आप कहोगे भाई देखो हमने आपको बताया था इलियम, कौन कौन सा भाग होता है भाई, एक होता है इलियम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है ग्रहणी। क्या होता है, ग्रहणी होता है। एक होता है इलियम, एक होता है जेजुनम, एक होता है ग्रहणी। तो ये हमारे क्या हैं, भाग हैं। अब आप कहोगे कि ये कौन कौन से भाग हैं, बीच का कौन सा है, ऊपर का क्या कौन सा है, तो हमारी जैसे ये क्या है, छोटी आंत है। ये हमारी क्या है, छोटी आंत है। तो जो ऊपर का भाग है, इसे कहते हैं क्या, ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। और ये जो बीच का भाग है, उसे कहते हैं जेजुनम। ये जो इतना भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है, इसे कहते हैं क्या, जेजुनम। और इलियम किसे कहते हैं, इसे कहते हैं। ये जो यहाँ से लेके ये इतना भाग है, इसे क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये बड़ी आंत से क्या होती है, ये बड़ी आंत से बड़ी होती है, लेकिन बड़ी आंत से कैसी होती है, पतली होती है। इसका आकार कैसा होता है, आकार, तो आकार होता है क्या, पतला। अब आप कहोगे इसमें भोजन कितना रहता है, तो इसमें भोजन रहता है लगभग 4 घंटे। कितना रहता है, लगभग 4 घंटे रहता है। 4 घंटे रहता है लगभग, जो भोजन रहता है वो कितना रहता है, लगभग 4 घंटे रहता है। और उसके बाद कहाँ पहुँच जाता है, बड़ी आंत में पहुँच जाता है। भोजन कहाँ पहुँच जाएगा हमारा, उसके बाद कहाँ पे, बड़ी आंत में पहुँच जाता है, ठीक है। और जब बड़ी आंत में पहुँचता है तो देखो ध्यान देंगे जरा,
ये हमारी क्या आ जाएगी भाई, बड़ी आंत आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, बड़ी आंत। अब इसमें हमें समझना क्या है, जरा ध्यान देंगे। ये लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये जो GE है ये लार्ज, ये हमारा पूरा लार्ज है और ये है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो जरा, ये हमारी छोटी आंत है, ये जो अंदर है ना, ये जो अंदर है ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये क्या है, छोटी आंत है। और इसके ऊपर जो दिख रही है ये क्या है, बड़ी आंत है, ठीक है। तो बड़ी आंत का नाम बड़ा है, लेकिन वो लंबाई में किससे, छोटी आंत से छोटी है। जो छोटी आंत है हमारी, इससे ये क्या है, छोटी है, ठीक है। अच्छा चलो, ये आप लोग याद रखेंगे, ये हमारी कौन सी, छोटी आंत है, ठीक है। चलो अब बात आती है ये जो बड़ी आंत है, तो इसके कितने भाग होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, हमने आपको बताए थे इसके भी कितने, 3 भाग होते हैं। जैसे कि इसका जो ऊपरी भाग होता है वो कौन सा होता है, ये होता है सीकम। क्या होता है, शीकम होता है। क्या होता है, सीकम होता है, ये इसका ऊपरी भाग है। फिर इसका जो ये वाला भाग है, इसका जो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये जो इतना है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं कॉलन। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं, ठीक है। और इसी को कहते हैं, जो सीकम लिखा है, इसी को कहते हैं अंधनाल। अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अंधनाल कहते हैं। ये कॉलम है, कॉलन है तो ये कॉलन ही रहेगा, कॉलन। ये कॉलन है तो कॉलन ही रहेगा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कॉलन कहते हैं। और जो आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये है, जैसे ये लिखा है, ये हमारा लिखा है रेक्टर्न, तो इसे हम क्या कहते हैं, मलाशय। मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। मलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। और इसके बाद आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एनस है। ये क्या है, एनस है। तो इसके द्वारा क्या होता है, यानी अवशिष्ट पदार्थ यानी कि निकास किया जाता है। निकास किया जाता है, निकास, यानी इसी को कहते हैं एग्जिट। एग्जिट निकाल दिया जाता है। जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होता है, सुबह सुबह, समझ रहे हो ना, सुबह शाम एग्जिट कर दिया जाता है। चलो, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी आंत हो जाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि इसका आकार मतलब कैसा, क्या इसकी लंबाई वगैरह कितनी क्या होती है, तो समझो इसकी लंबाई होती है लगभग कितनी, 5 फुट। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लगभग 5 फुट होती है। और आपसे पूछा जाए कि भैया ये मीटर में कितनी होती है, मीटर में कितनी होती है, तो इसकी मीटर में होती है लगभग 1.5 मीटर। कितनी होती है, मीटर में कितनी होती है, लगभग 1.5 मीटर होती है। ये सारी क्या है भाई, हमारी पाचन क्रियाएं हैं। देखो, तो ये हमारी सारी क्या हो जाएंगी, पाचन क्रियाएं हो जाएंगी। और इस प्रकार से हमने देखो सारे के सारे हमारे क्या पढ़ लिए, अंग पढ़ लिए। और यहाँ पे हम लास्ट में पहुँच गए, लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए, कहाँ पे, बड़ी आंत पे। और बड़ी आंत के द्वारा क्या हो जाता है, हमारा सारा का सारा भोजन निकाल दिया जाता है। तो हमने पूरा पाचन तंत्र पढ़ लिया, यानी मुंह से लेकर पूरा कहाँ तक पढ़ लिया, नीचे तक पढ़ लिया। यानी हमने देखो जीभ भी पढ़ी, दांत भी पढ़े, लार भी पढ़ी, और उसके बाद यहाँ पे ये ग्रास नली भी पढ़ी, ग्रास नली पढ़ी। और उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे एपिग्लॉटिस होता है उसे भी पढ़ा। और एपिग्लॉटिस को पढ़ने के बाद हमने यहाँ पे जैसे ही हम आए तो हमने यकृत को पढ़ा, लीवर को पढ़ा। और लीवर के बाद हमने पित्ताशय को पढ़ा। क्या पढ़ा, पित्ताशय को पढ़ा। और पित्ताशय के बाद हमने पूरा पेट पढ़ा। क्या पढ़ा, पेट पढ़ा। और पेट को ही क्या कहते हैं हम लोग, फंडिक कहते हैं। और पेट को पढ़ने के बाद हमने पेट के अंदर जो हमारी छोटी आंतें हैं उस छोटी आंत को पढ़ा। और छोटी आंत को पढ़ने के बाद हमने बड़ी आंत को पढ़ा। और बड़ी आंत को पढ़ने के बाद जो मतलब क्रियाकलाप होते हैं उन सारी क्रियाकलापों के बारे में हमने पढ़ लिया। और इस प्रकार से आपका जो पाचन तंत्र जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलो देखो जरा, इस प्रकार से जो हमारा टॉपिक है तो वो पूरा क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। एक बार और हम आपको पूरा का पूरा क्या करा दें, रिवीजन करा दें, तो आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। देखो हमने शुरू से पढ़ लिया, देखो जीबी वगैरह के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। और ये हमारी क्या है, लार ग्रंथियाँ हैं जो कि भोजन में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। चलो, और इसके जो कार्य होते हैं लार ग्रंथियों के वो भी हमने आपको पढ़ाए हैं कि कितनी होती हैं, कौन कौन से इसमें एंजाइम वगैरह होते हैं लार ग्रंथियों में। और ये हमने ग्रास नली के बारे में पढ़ाया है। चलो, इसके बाद हमने जो आमाशय होता है, जो पेट होता है, तो पेट के बारे में सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, पेट के बारे में हमने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है।
चलो ध्यान देंगे ज़रा। इसके बाद हमें जो पढ़ना है, या इसके बाद जो हमने फंडिक के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा है, और ये यकृत के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। क्या पढ़ा? यकृत के बारे में पढ़ा है। अब आप लोग एक बात याद कर रहे होंगे, देखो हमने एक चीज़ देखी है, जब कभी कभी हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जब हमें क्या हो जाती है, स्टोन हो जाती है। कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्ताशय में, पित्ताशय, ध्यान देंगे ज़रा। पित्ताशय, पित्ताशय, पित्ताशय में हमारी क्या हो जाती है? स्टोन। जब हमें कभी कभी क्या हो जाती है? स्टोन हो जाती है। स्टोन यानी पथरी। क्या? पथरी। और जब पथरी हो जाती है तो यकृत से क्या होता है? यकृत से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या होता है? रिलीज होने लगता है, निकलने लगता है। किससे? यकृत से निकलने लगता है। और वो किससे निकलता है? फिर हमारे मूत्र द्वारा निकलता है। मूत्र द्वारा निकलता है यानी यूरिन द्वारा निकलता है। और जब वो यूरिन द्वारा निकलता है तो उस यूरिन का क्या होता है? टेस्ट होता है। आपने देखा होगा कि यूरिन टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो पथरी है वो क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। फिर हमारा क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है। तो फाइनली हम देख पाते हैं कि जो हमारी पथरी है वो कहाँ पर है, कहाँ पर है, और कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो ये किसके कारण होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन यदि मूत्र मार्ग द्वारा निकल रहा है तो हमारे किस में प्रॉब्लम है? यकृत में प्रॉब्लम होती है। बात समझ गए होंगे आप लोग? ठीक है, चलो। तो इतनी बातें हमने आपको किस में? पाचन तंत्र में बताई हैं। और सभी पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ लिया? पाचन तंत्र पढ़ लिया। ये हमारा क्या है? पित्ताशय है। और यहीं पे क्या? स्टोन जमा हो जाती है। क्या होती है? यहीं पे स्टोन जमा हो जाती है। चलो इसके बाद आगे देखते हैं। और ये हमारा क्या है? टोटल का टोटल पूरा, यानी बड़ी आंत है। और बड़ी आंत के बारे में हमने आपको पूरा फाइनल समझाया है। ठीक है, चलो तो बकाया इतना ही रखते हैं। और हमारा देखो ये पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। और जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है तो अब हम कल नया टॉपिक पढ़ाएंगे। और जो हमारा कल नया टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ब्लड रहेगा, रक्त रहेगा। बिल्कुल, हमें रक्त भी तो पढ़ना है। रक्त से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि रक्त कितने प्रकार का होता है, और मतलब शुद्ध रक्त किससे बहता है, अशुद्ध रक्त किससे बहता है, रक्त में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन कौन से मतलब क्या, और इसमें जो ऑक्सीजन होती है तो वह कैसे ग्रहण करता है, रक्त को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, किस चीज़ में सुरक्षित रखा जाता है, रक्त के जो समूह हैं वो कितने होते हैं, जैसे ए ओ बी वगैरह होते हैं, हम कौन सा रक्त किससे दे सकते हैं, कौन सा रक्त किससे ले सकते हैं। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे किसमें? रक्त टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सभी लोग देखना ना भूलें, सभी लोग क्लास जरूर लिया करो। क्लास में देखो, जब आप क्लास लोगे, पढ़ोगे, तभी जाके आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, इस बात को आप लोग भी जानते हो। और ये जो हमारा टॉपिक है ये पूरा खत्म हो चुका है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। जिसका जैसा कमेंट होगा उसको वैसा ही आंसर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम हैं कलम से क्रांति, और जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर। 2 बजे मिला करो आप लोग। बिल्कुल, कितने बजे? 2